Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Up till now, we have studied about the discovery of electron, discovery of proton, and then discovery of neutrons. Today, we will study about the discovery of nucleus. That is Rutherford's model of atom, and according to this model, he discovered nucleus. Now, he performed experiment in 1911, and in his experiment he took a radioactive material, radium or polonium, inside a lead block. Here he took a radioactive material, radium or polonium, inside a lead block. Here lead block is not shown, but you have to draw here lead block, and inside the lead block here is a radioactive material, radium or polonium, that he used as a source of alpha particles. Plus 2 sign indicates alpha particle, that is helium nucleus, helium atom out of which there are electrons are removed, so only helium nucleus, that is known as alpha particle. जो हम रेडियम या पोलोनियम लेंगे तो उससे अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो रहे होंगे। अब उसके रास्ते में उसने क्या रखा, उसके रास्ते में उसने ली 0.00004 सेंटीमीटर थिकनेस गोल्ड फॉइल। ठीक है, ये क्या है, एक गोल्ड फॉइल है, जिसकी जो मोटाई थी वो कितनी थी, 0.00004 सेंटीमीटर। से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी थिन होगी जी। अब नेक्स्ट, इस प्लेट के बाहर उसने रखा एक डिटेक्टर। डिटेक्टर आप कह लें, एक स्क्रीन थी या प्लेट थी, फोटोग्राफिक प्लेट थी या फिर स्क्रीन थी, जिसको कोटेड किया गया था विद जिंक सल्फाइड ऐसे सर्कल में इसके पीछे, ताकि अगर कोई भी अल्फा पार्टिकल जहाँ से एमिट हो वो उस स्क्रीन पे जाके फ्लैश करेगा। ठीक है, ये गोल्ड फॉयल, गोल्ड की पतली सी लेयर जो 0.00004 सेंटीमीटर थिकनेस की थी, और उसके पीछे उसने डिटेक्टर के लिए क्या रखा, एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी, जिसके स्क्रीन पे जिंक सल्फाइड कोट किया गया था, जिसका फायदा क्या था कि जब अल्फा पार्टिकल्स इस फॉयल से गुजर कर जाकर उससे कोलाइड करेंगे, जहां भी उसको स्ट्राइक करेंगे, तो वहां पर फ्लैश प्रोड्यूस होगा, जिससे पता चल जाएगा कि अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पर स्ट्राइक कर रहे हैं जी। अब जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ, अल्फा पार्टिकल्स यहाँ रेडियम और पोलोनियम सोर्स से निकल रहे थे, इस गोल्ड फॉयल से गुजरकर बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो इस गोल्ड फॉयल से सीधे गुजर गए। सीधे गुजरने के बाद उन्होंने जाके उस जिंक सल्फाइड प्लेट पे फ्लैशेस क्रिएट किए, जिससे पता चला कि बहुत ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल स्ट्रेट आके उन्होंने यहाँ पर स्ट्राइक किया। कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो एक बड़े एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, यानी वो स्ट्रेट नहीं गुजरे, अगर वो यहाँ से आ रहे हैं तो इस तरह के ये इस एंगल पे वो डिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, वो इस साइड पे जो यहाँ पर जिंक सल्फाइड प्लेट थी उससे आके स्ट्राइक किया, इसलिए पता चला कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स इस तरह आके स्ट्राइक उन्होंने साइड पे किया है, एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए हैं, वो स्ट्रेट नहीं गुजरे। और बहुत कम पार्टिकल्स ऐसे थे जो यहाँ से आकर उसी रास्ते पे वापस चले गए, यानी जिस साइड से आए थे वो वहां से ही वापस चले गए। अब इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में उसने कंक्लूजन्स ड्रा किए। सबसे पहला कंक्लूजन उसने ये ड्रा किया कि एटम का बहुत ज्यादा हिस्सा जो है वो खाली है, एम्प्टी है। इसीलिए बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो यहाँ से गुजरकर सीधे जाकर सामने उन्होंने जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे फ्लैशेस प्रोड्यूस किए। तो बहुत सारे सीधे गुजर गए, इससे हमें पता चलता है कि बहुत सारा एटम का हिस्सा जो है वो खाली है। इसके अलावा जो कुछ डिफ्लेक्ट हुए और जो कुछ इससे टकरा के वापस आए, उससे पता चला कि एटम के सेंटर में कोई हैवी चीज प्रेजेंट है, जिससे कोलाइड करने के बाद ये पार्टिकल्स ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, यानी या तो वो बड़े एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए या फिर उसी एंगल पे 180 पे वो डिफ्लेक्ट होकर वापस आ गए। इससे पता चला कि एटम के न्यूक्लियस में कोई हैवी चीज, हैवी पार्ट प्रेजेंट है एटम के सेंटर में। तो इस पार्ट को उसने न्यूक्लियस का नाम दिया, जिससे कोलाइड करने के बाद अल्फा पार्टिकल्स ने अपनी डायरेक्शन चेंज की थी और वो वापस आ गए थे। क्योंकि वो पार्टिकल्स बहुत कम थे जिन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज की या वापस आए, इसलिए पता चला कि ये वाला पार्ट बहुत ही स्मॉल एरिया में है। एटम के बिल्कुल सेंटर में बहुत ही स्मॉल एरिया ऐसा है जहाँ पे कोई चीज प्रेजेंट है, जिससे अल्फा पार्टिकल्स कोलाइड करने के बाद वापस आ गए हैं। तो उसने इस पार्ट को उसने
न्यूक्लियस का नाम दिया और अपने इन इस एक्सपेरिमेंट की बेस पे फिर उसने अपना प्लानिटरी मॉडल बताया। प्लानिटरी मॉडल मीन्स जो कि सोलर सिस्टम से रिजेम्बलेंस रखता था कि जिसके सेंटर में सन है और साइड्स पे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। तो उसने कहा ऐसे ही एटम के सेंटर में कोई चीज़ प्रेज़ेंट है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसकी साइड्स पे रिवॉल्व कर रहे हैं। अब फिर उसने कहा कि चूंकि ओवरऑल जो हमारा एटम है वो न्यूट्रल है, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं तो सेंटर में कोई पॉजिटिव चीज प्रेजेंट है, यानी जो प्रोटॉन्स हैं वो एटम के सेंटर में प्रेजेंट है। अब ये तो उसने बता दिया कि ये जो सेंट्रल पार्ट है एटम का ये न्यूक्लियस है और इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। लेकिन ये जो रदरफोर्ड का ये जो मॉडल था बच्चों, ये एक बिग स्टेप था टुवर्ड्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटम, बट फिर भी उसमें कुछ शॉर्टकमिंग्स थी। एक तो रदरफोर्ड ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेशनरी नहीं रह सकते, अगर वो बाहर स्टेशनरी होंगे तो न्यूक्लियस पॉजिटिव है, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और वो न्यूक्लियस में जाकर गिर जाएँगे, ठीक है? उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन उसकी जो उसने ये मॉडल पेश किया, इसका शॉर्टकमिंग ये थी कि इलेक्ट्रॉन्स अगर न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व भी कर रहे हैं तो आहिस्ता-आहिस्ता न्यूक्लियस उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और आहिस्ता-आहिस्ता उनको न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, जबकि रियल में ऐसा पॉसिबल नहीं है, यानी ऐसा नहीं होता। इसलिए ये डिफेक्ट था रदरफोर्ड के मॉडल का जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। उसने जस्ट अपने एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस की डिस्कवरी की कि एटम के सेंट्रल पार्ट में कोई हैवी चीज प्रेजेंट है और वो बहुत छोटा एरिया है। एटम की साइड्स पे ज्यादा जो स्पेस है वो वेकेंट है, एम्प्टी है, जहां से अल्फा पार्टिकल्स गुजरकर सामने चले गए और कुछ अल्फा पार्टिकल्स ने अपनी डायरेक्शन चेंज किया या डिफ्लेक्ट होकर वापस आए हैं, तो इट मीन्स के न्यूक्लियस में सेंटर में कोई हैवी चीज प्रेजेंट है। इसलिए उस हैवी चीज को उसने न्यूक्लियस का नाम दिया और उसने कहा कि चूंकि एटम ओवरऑल न्यूट्रल है, अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं तो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, यानी यहाँ पर प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। बट शॉर्टकमिंग क्या थी कि वो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं और या मूविंग करते हुए इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरते, इस बात को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो ये उसके मॉडल की शॉर्टकमिंग थी, उसके मॉडल का डिफेक्ट था, जिसको बाद में आने वाले साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट से उसके डिफेक्ट को रिमूव किया, जो कि हम बाद के लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ये बच्चों इसकी शॉर्टकमिंग है, डिफेक्ट है कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो उन्हें आहिस्ता-आहिस्ता रिवॉल्व करते हुए न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हुए न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए और उसके साथ-साथ रेडिएशंस या एनर्जी एमिट करनी चाहिए, जबकि रियल में ऐसा नहीं होता। तो उस टाइम पे रदरफोर्ड इस डिफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। बाद में साइंटिस्ट ने इस डिफेक्ट को रिमूव किया। नेक्स्ट हम बच्चों पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। Now, Max Planck was a scientist who gave a theory in 1900 for the emission and absorption of radiations. ठीक है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी किसके बारे में है? एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस। ये एक रेवोल्यूशनरी थ्योरी थी, मींस के इसने एक ट्रेंड को ही चेंज कर दिया। उसने कहा कि जो एनर्जी है वो कंटिन्यूस मैनर में ट्रैवल नहीं करती, बल्कि एक डिसकंटिन्यूस मैनर में ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स। और उसके यूनिट को उसने क्वांटा का नाम दिया और उसने अपनी थ्योरी के कुछ मेन पोस्टुलेट्स दिए जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जो फर्स्ट पोस्टुलेट था, इसमें उसने कहा कि जो एनर्जी है वो कंटिन्यूअसली एमिट और एब्जॉर्ब नहीं होती, यानी वेव की फॉर्म में मूव नहीं करती। रादर जो एनर्जी है वो एमिट या एब्जॉर्ब होती है डिसकंटिन्यूस मैनर में इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट्स। और इस वेव पैकेट को उसने क्वांटा का नाम दिया और इसी क्वांटा की बेस पे इसकी थ्योरी को प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहा गया। उसने कहा कि जो एनर्जी है वो डिसकंटिन्यूस मैनर में इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट्स मूव करती है और इसके यूनिट को उसने क्वांटा का नाम दिया। अब अगर ये लाइट एनर्जी है तो लाइट एनर्जी के केस में उसने इस यूनिट को फोटोन का नाम दिया कि लाइट जो है वो फोटोन्स की फॉर्म में मूव करती है। जो अब सेकंड जो उसका पोस्टुलेट था, उसमें कहा कि ये जो एनर्जी है वेव्स, ये जो एनर्जी मूव कर रही है, एनर्जी जो है क्वांटम की या क्वांटम ऑफ रेडिएशंस की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। किसी भी वेव की किसी भी रेडिएशन की जो एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स फ्रीक्वेंसी।
Now, what is frequency? Frequency is the number of waves passing through a point per second. अगर एक ये पॉइंट हम ले लें तो एक सेकंड में यहाँ से कितनी वेव्स गुजर रही हैं, ठीक है, ये पॉइंट है, यहाँ से एक सेकंड में कितनी वेव्स वेव इस तरह होती है बच्चों, क्रस्ट एंड ट्रफ्स होते हैं वेव में। तो फ्रीक्वेंसी का मीनिंग ये है कि एक सेकंड में यहाँ से कितनी वेव्स पास हो रही हैं, वो उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होगी। यानी अगर ज्यादा वेव्स गुजर रही हैं, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, तो एनर्जी भी ज्यादा होगी। और अगर कम वेव्स गुजरेंगी एक पर सेकंड किसी एरिया किसी पॉइंट से, तो फ्रीक्वेंसी कम होगी और एनर्जी भी कम होगी। नेक्स्ट इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करने के लिए यहाँ पर एच लगाया गया, ई इज इक्वल टू एच न्यू। नाउ दिस एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। So E is equal to h nu and h is Planck's constant। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो h है वो एनर्जी और न्यू की रेशियो है। अगर यहाँ से हम h फाइंड आउट करने तो h इज विल बी इक्वल टू E ओवर न्यू। सो h इज रेशियो ऑफ एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। अब नेक्स्ट उसने एक और रिलेशन दिया कि न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा। c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज wavelength. Lambda is wavelength. So frequency is equal to c by lambda. Now what is lambda? Lambda is the distance between two adjacent crusts or troughs of wave. वेव बच्चों इस फॉर्म में होती है, ठीक है, ऊपर और नीचे। अब अगर दो एडजेसेंट क्रस्ट या दो एडजेसेंट ट्रफ्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज लेमडा आर वेवलेंथ। अब एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है, एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन फ्रीक्वेंसी का लेमडा के साथ इनवर्स रिलेशन है। यानी अगर लेमडा की वेवलेंथ की वैल्यू ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, लेकिन अगर वेवलेंथ की वैल्यू कम होगी तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा होगी। यानी एनर्जी का न्यू के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन एनर्जी का सॉरी न्यू का लेमडा के साथ इनवर्स रिलेशन है। अब अगर वेवलेंथ ग्रेटर होगी तो फ्रीक्वेंसी स्मॉल होगी। अब ये न्यू की वैल्यू आ गई है हमारे पास बच्चों। अब इस इक्वेशन में E इज इक्वल टू एच न्यू में हमने न्यू की वैल्यू पुट करनी है। E इज इक्वल टू एच न्यू, एच ऐसे ही रहेगा और न्यू किसके इक्वल है, C बाय लेमडा। तो न्यू की जगह पर हम लिख देंगे C बाय लेमडा। सो E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। तो यहाँ से हमें एनर्जी का लेमडा के साथ रिलेशन भी पता चल रहा है कि एनर्जी का वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है। अगर वेवलेंथ बड़ी होगी, बड़ी बड़ी वेव्स होंगी, तो उनकी एनर्जी कम होगी, लेकिन अगर वेवलेंथ कम होगी यानी छोटी छोटी वेव्स होंगी तो फिर उनकी एनर्जी ज्यादा होगी। और वेवलेंथ मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज वेवलेंथ, डिस्टेंस है बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ्स ऑफ अ वेव। और वेवलेंथ को बच्चों ऑंगस्ट्रॉम में रिप्रेजेंट करते हैं। वेवलेंथ का यूनिट ऑंगस्ट्रॉम हो सकता है, नैनोमीटर हो सकता है या पिकोमीटर हो सकता है। एंड और इन तीनों का रिलेशन दिया गया है कि जो 1 एंगस्ट्रॉम है दैट इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर, एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस 9 मीटर, एंड 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस 12 मीटर। अब वेवलेंथ की वैल्यू चूंकि बहुत स्मॉल है इसलिए हम उसको मीटर में एक्सप्रेस नहीं करते, बल्कि हम उसको ऑंगस्ट्रॉम में या नैनोमीटर में या फिर पिकोमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। जो कह रहे हैं कि ग्रेटर द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द फोटोन ऑफ लाइट, ग्रेटर इज द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। एंड अच्छा नेक्स्ट एक और यहाँ पर वैल्यू इंट्रोड्यूस की गई है, वेव नंबर, ठीक है। वेव नंबर यहाँ पर बताया गया है कि वेव नंबर का रिलेशन दिया गया है लेमडा से। वेव नंबर इज द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। यानी अगर हम 1 सेंटीमीटर लेंथ ले लें, 1 सेंटीमीटर लेंथ लिया है तो उसमें हमने देखना है कितनी वेव्स हैं, ठीक है। अगर 1 सेंटीमीटर लेंथ है तो उसमें इस तरह से कितनी वेव्स हैं, दैट इज नोन एज वेव नंबर। 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स हैं या 1 मीटर में कितनी वेव्स हैं, उसको हम कहेंगे वेव नंबर। वेव नंबर इज इक्वल टू 1 ओवर लेमडा। यानी वेव नंबर का भी लेमडा के साथ इनवर्स रिलेशन है। अगर वेवलेंथ लार्ज होगी तो वेव नंबर कम होगा, अगर वेवलेंथ शॉर्ट होगी तो फिर वेव नंबर की वैल्यू लार्ज होगी।
अब ये जो ऊपर हमने बच्चों इक्वेशन पढ़ी थी, E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, तो इसमें लैम्डा क्या है, 1/लैम्डा है यहाँ, तो 1/लैम्डा इज इक्वल टू न्यू बार इज नोन एज वेव नंबर। सो हम 1/लैम्डा की बजाय इस इक्वेशन में न्यू बार लिख देंगे, सो E इज इक्वल टू एच सी न्यू बार। इस तरह जो एनर्जी है फोटोन की वो फ्रीक्वेंसी से रिलेट की हमने सबसे पहले, देन हमने उसको वेव लेंथ से रिलेट किया, और देन वेव नंबर से। यानी एनर्जी का तीनों से रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट रिलेशन है, लेमडा से इनवर्स रिलेशन है, और वेव नंबर से भी डायरेक्ट रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी भी रेडिएशन की ज्यादा होगी, अगर वेव लेंथ ज्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी, और अगर वेव नंबर ज्यादा होगा तो एनर्जी भी ज्यादा होगी। सो इट वाज रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड frequency, wavelength, and wave number, and it's known as Planck's quantum theory. Theory was very important. It was used by the later on coming scientists for explaining their models, and it was used by scientist Bohr in his atomic model. We will study Bohr's atomic model in our next lecture. Allah Hafiz.